नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संवाद और मैं विनोद शर्मा। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूं जिसे गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर का आप गौरव भी कह सकते हैं। दैनिक प्रजाजन के संपादक रहे गोवर्धन लाल गर्ग, कवि, पत्रकार, लेखक, अनेक रूपों से इनको आप पहचान सकते हैं। वेदों के ज्ञाता भी हैं, अमेरिका में वेदों पर भाषण भी दे चुके हैं। दैनिक प्रजाजन अखबार की कैसे शुरुआत हुई, साप्ताहिकता, दैनिकता, कब ये बंद हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से इनके जीवन के ऐसे अंश पहने हुए हैं जो हमारे जैसे नए पत्रकारों को जानना बहुत जरूरी है। गंगापुर सिटी के मूल निवासी हैं। करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर और एन्नो सिटी के लोगों को इनका जीवन जरूर सुनना चाहिए। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहें। गोवर्धन लाल गर्ग किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए उसको शेयर करके, कमेंट्स करके जरूर बताएं ये आपको वीडियो कैसा रहा। गोवर्धन लाल सर, आपका। गोवर्धन लाल गर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। गंगापुर सिटी के छोटी उदय गांव के निवासी हैं। 1940 में इनका जन्म हुआ। इनसे पहले मां के 6 बच्चे हुए, लेकिन 6 की मौत हो चुकी। उसके बाद इनको पालन पोषण के लिए इनकी नानी के पास मौलाना स्टेशन पर भेज दिया गया, जहां पर कौरी पटेल जो गुर्जर जाति से थी वो इनकी दायमा बनी और वहां से उनका एक जीवन की शुरुआत हुई। गोवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हमारे दर्शकों के लिए आपके जीवन की एक ऐसी कहानी जानना चाहता हूं जो आपके बारे में पूरी जानकारी मिले, जैसे कि सीधा आपका जन्म से लेकर और अब तक के पूरे इतिहास की जानकारी आप हमें दर्शकों को दीजिए सर। कब आपका जन्म हुआ, आप वो मौलाना स्टेशन क्यों गए, ये थोड़ा बताएं सर। मेरा जन्म 10 सितंबर 1940 को हुआ और हम मूलतः छोटी उदय के हैं। तो वहाँ गंगापुर सिटी से कोई आधा किलोमीटर दूर साइकिल का रास्ता है। तो वहाँ मेरे से पूरे 6 बच्चे मेरी माँ के हुए, वो बच्चे दिए नहीं। तो मौलाना स्टेशन जो सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी के बीच में पड़ता है, वहाँ मेरी ननियाल थी। तो मेरी नानी ने मेरी माँ से कहा, बेटा तुम इधर आ जाओ और यहाँ जापा कराओ। तो वहाँ मेरी माँ चली गई और वहाँ पहले औरतें जापा कराती थी। तो एक गुजर जाति की कौरी पटेलन ने मेरी डिलीवरी कराई और फिर मेरे मामा ने कहा, तू इसको लालन पालन कर, तू इसको सब कुछ तेरे घर पे ले जा, और उसका मासिक वेतन बांध दिया जी। तो मैं ऐसे 10 साल तक वो धाय माँ के पास ही ज़्यादातर रहता था। धाय माँ के पास ही ज़्यादा रहता, हालांकि ननियाल थोड़ी सी दूर में ही थी। तो कभी कभी धाय माँ ले जाती थी, लेकिन वो धाय माँ से ही मेरा ज़्यादा प्रेम था, क्योंकि वो गाय चराती थी। मुझे भी गाय चराया, मुझे दूध निकालना तक सिखा दिया। और हमारा जैसे लोग, किसान लोग रसिया गाते थे, कान में उंगली डाल के, मैं भी रसिया गाता था। कौन सा रसिया आपको याद है? याद है रसिया? हाँ, एक दो लाइन याद है मुझे। पहले जो आदमी औरतों को पीटते थे ना, तो उसके बारे में, भैया भाभी को मत पीटे रे, आपा दोनों बहन भाई या पहना की जाए। भैया, बहन जो है अपने भाई का हाथ पकड़ लेती है, वो कहती है कि तू भाभी को मत पीट, ये पहले की जाइए। भैया भाभी को मत पीटे रे, आपा दोनों बहन भाई या पहला की जाई। तो ये स्टेर को फिर दूसरा किसान दूसरे खेत में खड़ा होता अपनी मचान पे, और वो फिर उसको झेलता था, फिर वो बोलता था। इस तरह से फिर मेरे पिताजी छोटी उदय से गंगापुर आ गए और कपूर चंद्र आजमल नाम की एक आड़त की फर्म थी जी जी, उसमें वो साझेदार होकर वो चले। फिर वो उनको मुझे बुलाने के लिए, मैं आता ही नहीं था, बहुत कोशिश की उन्होंने मुझे बुलाने के लिए। तो उन्होंने फिर कहा कि मेरे मामा को एक दुकान, गुड़खांड की दुकान खुलवाई, उसमें साझा डाला। फिर वो मामा से मेरा प्रेम था, तो मामा वो फिर ननियाल गंगापुर आ गई, उसके साथ मैं आ गया। और बालाजी चौक के पास 2 बच्चों का मकान हम किराए से रहे। तो 50 के बाद में फिर मैं 1955 में आपके इलाहाबाद बोर्ड की परीक्षा देने गया। कई साथी गए, ये आपके बावनवा से भरतलाल मीना जो राज्य मंत्री रहे, वो शिव नारायण नमोनारायण मीना के पिताजी, वो भी देने गए। हम एक ही कमरे में रुकते थे। तो वहाँ से बाद में उसमें मैं फेल हो गया था 55 में। वो बाद में मैं फिर यहाँ अजमेर बोर्ड से परीक्षा दी, प्राइवेट दी, उसमें पास हो गया। फिर मैं सुबोध कॉलेज से इंटरमीडिएट करने गया। वहाँ मैं साथ जहाँ स्कूलों में जाता था तो एक्स्ट्रा गतिविधियों में खूब भाग लेता था। सुबोध कॉलेज में मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की मोनो एटिंग की, सब बहुत पसंद की लोगों ने। फिर सुबोध कॉलेज बचपन महाराजा कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया।
जो आपके कमल किशोर वो आपके वो थे। ग्रेजुएशन कब हुआ आपका? ग्रेजुएशन 1962 में ग्रेजुएशन कर लिया मैंने। 1962 में हुआ। उस समय भारत चीन का युद्ध भी हुआ। हाँ 61 में होता शायद, हाँ, कुछ फिर ध्यान नहीं। तो उसमें फिर मैं 63 में LLB की मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से, उसमें मैं प्रीवियस में फेल हो गया। फिर बाद में मैं गंगापुर सीट से प्राइवेट मैंने किया, फिर एक जय भारत कॉलेज खोला, मैंने पढ़ाता था लड़कों को, और फिर मैं प्राइवेट में पास हो गया। फिर मैं ये सोच करके कि मैं एक सर्विस करूँगा दिन में, और दिन में सर्विस करके फिर कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज था एक, वहाँ लॉ क्लास चलती थी इवनिंग में, तो वहाँ मैं ज्वाइन कर लिया, दिन में सर्विस करूँगा। तो आपको एक ऐसा संस्मरण सुनाता हूँ जी। क्या कि पहले शुरू में सुबोध कॉलेज में पढ़ता था, तो एक कम्युनिस्ट टाइप का लड़का कुछ बातें करता था, मुझसे प्रभावित हो गया जी। और कम्युनिस्ट भावना आ गई मेरे को, कम्युनिज्म की भावना आ गई। तो वहाँ या आपके सीमेंट फैक्ट्री का, JK सीमेंट फैक्ट्री के यहाँ PRO की जगह निकली, तो वो उसमें चला गया। रिटन टेस्ट हुआ मेरा, उसमें पास हो गया। फिर इंटरव्यू में उन्होंने कई प्रश्न पूछे मुझसे, मैंने कई प्रश्नों का जवाब दिया। लास्ट में 3 अधिकारी बैठे थे, 3 अधिकारियों में उन्होंने कहा कि बताइए यदि लेबर और मैनेजमेंट के बीच में विवाद हो जाए तो तुम किसका साथ दोगे? तो मैंने कहा मैं लेबर का साथ दूंगा। तो मेरे दिमाग में कम्युनिज्म था ना, तो वो तीनों ने मेरे हाथ जोड़ दिए, माफ़ करें हम आपका अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। तीनों ने मेरे हाथ जोड़ दिए, माफ़ करें। फिर मैं लौट आया, थैंक यू कहने। फिर कहा सर रुको, हमने लंच का प्रोग्राम रखा है, आप जो है लंच खा के ही जाना। तो मैं तो कम्युनिस्ट भावना से था, मैंने पूंजीपतियों का धन तो छोड़ो, लंच खा के चलो ना। तो मैं वो लंच खा के फिर चला। बाद में फिर मेरे वो जब मैं वेदों के 2011 में वेदों के नज़दीक आया, तो वो मैं फिर सब चीज़ों को, ये कम्युनिज्म सबको भूल गया मैं, और वेद के रास्ते पे मैंने। सर आप गंगापुर सिटी एजुकेशन आपकी हो चुकी? गंगापुर एजुकेशन देखिए, मैं किसी भी गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ाई नहीं, प्राइवेट पढ़ा था मैं। प्राइवेट पढ़े? हाँ। सीधा मैंने इलाहाबाद बोर्ड से दी, उसमें फेल हो गया मैं, फिर अजमेर बोर्ड से पास हो गया मैं, फिर सुबोध कॉलेज पढ़ने चला गया। गंगापुर में तो एक प्राइवेट एक हरिप्रसाद जी मास्टर थे, वो मुझे पढ़ाते थे। लेकिन वो जैसे कि मिडिल पास करते हैं, ऐसे मैंने कुछ भी नहीं किया वहाँ से, प्राइवेट ही किया वहाँ से। फिर आपको 2-3 संस्मरण मेरे ऐसे हैं। नहीं, फिर मैं ये जानना चाहता हूँ सीधे, दैनिक प्रजाजन अखबार की स्थापना कब हुई, आपकी क्या भूमिका रही? 1971 में आपको बद्रीनाथ जी के मंदिर में ये साप्ताहिक प्रजाजन की स्थापना हुई थी, जिसमें आपके ये रघुनंदन जी वकील वगैरह जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे, बड़े बड़े विशिष्ट नागरिक थे, वो सब मुख्य अतिथि वगैरह थे। फिर बाद में 1980 में हो गया ये चालू, और 1975 में हमने पुलिस जी को बुलाया था कार्यक्रम में, नंजनाथ आचार्य आए, प्रोफेसर केदार आए, वो एक ओंकार लाल जी शर्मा करौली वाले एक जावरा से भोजन करते। किसकी माँ को? ये वो 9 वर्ष के बच्चे को, उसके माँ बाप भी आए थे ना साथ में, तो उनका इंटरव्यू लिया था मैंने। फिर वो इंटरव्यू साप्ताहिक हिंदुस्तान में छप गया मेरा, जो दिल्ली से निकलता था, बहुत प्रसिद्ध अखबार था, बिरला ग्रुप का। और ये जो साप्ताहिक हिंदुस्तान मॉरिशस में जाता था, तो मॉरिशस में गया, तो वहाँ का जो सर राम गुलाम है, उसने उसको पढ़ करके उस लेख को, और फिर सरकारी खर्चे पे इस बच्चे को अपने माँ बाप के साथ अपने यहाँ बुलाया जी। और बाद में फिर वो कई विदेशों में गया, तो उसके पिताजी की मेरे पास चिट्ठी है अब भी, उसने कहा अरे गर्ग साहब आपने हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आपकी वजह हम कहाँ से। तो गंगापुर से सबसे पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान में मैं छपा हूँ, राजस्थान पत्रिका में मैं छपा हूँ, नवज्योति में मैं छपा हूँ, कम से कम 30-35 दैनिक अखबारों में छप चुका हूँ। अच्छा, प्रजाजन की स्थापना 1971 में हुई ना, उसका 7 तारीख था। और दैनिक कब बना? 1980 में हुआ। 1980 में दैनिक हुआ, उसमें कोई आपकी विशेष याददाश्त? 1980 में दैनिक हुआ ना, तो उस समय वो थे आपके वो आपके राजस्थान सरकार के जनसंपर्क मंत्री थे, वो उसके चीफ गेस्ट थे, बड़ा फर्म बना, 2-2.5 हजार व्यक्तियों की उपस्थिति थी, वो मिनिस्टर भी थे। इसमें दैनिक प्रजाजन में कौन कौन लोग थे आप शामिल जब शुरुआत की थी? पार्टनर तो मेरा पार्टनर था किरोड़ लाल बजाज जी, वो मेरा पार्टनर था दैनिक में। साप्ताहिक तो मेरा अकेला ही था जी। फिर ये 2005 बंद हो गया, वो मैंने बंद कर दिया जी। और वकालत मैंने 1967। अच्छा, प्रजाजन अखबार के बीच में ऐसी कोई याददाश्त पत्रकारिता की जो आपने बहुत अच्छे एक्सपोज की हो, कुछ मामले?
नहीं, आपके इमरजेंसी में मैंने आपके इसमें नसबंदी के खिलाफ में आर्टिकल लिख दिया था मैंने जी कि भाई ये जो इस तरह जबरदस्ती की जा रही है, तो उसमें राजस्थान से आपके राजस्थान में जनसंपर्क विभाग ने मेरा अखबार लिस्ट कर दिया, अखबार कर दिया साप्ताहिक। जी फिर मैं इसकी अपील करके वहाँ चला गया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में, वहाँ से मैं जीत के आ गया। जी तो उस समय एक सत्यनारायण सिंह थे कलेक्टर, जो सभी माधोपुर रहे। जिला साई माधोपुर के, हाँ। उसको तो मैंने कहा साहब आप जब तक रहो, यूँ कि मैं क्या करता भाई, मेरे पास तो रेडियो वो आया था, राजस्थान सरकार का इस अखबार निरस्त कर लो, कई अखबार निरस्त कर देते जी हैं। जी तो मैं ये चाहता हूँ आपको जब तक रहे, मैं देखो आपको आपका ऑर्डर को निरस्त करा के आता हूँ। हाँ मैं फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया गया, वहाँ मैंने खुद ने बहस की और वहाँ से फिर मेरा हो गया, साप्ताहिक हो गया। ये आपका एक बड़ा हाँ, संस्मरण है। हाँ। हाँ। और एक संस्मरण ऐसा है कि वो हमारे किरोड़लाल मीणा से खटपट हो गई थी, राज्यसभा सांसद है जो वर्तमान में। हाँ हाँ। जी खटपट क्या हुई थी कि इन्होंने एक जगह गंगापुर में ही पास में किसी ने पानी की मांग की थी, तो उन्होंने वो एक ऐसा अश्लील हाथ बता करके और कहा लो इससे पी लो, इससे करके पी लो। हाँ तो वो खबर हमारे एक संवाददाता था सीताराम आर्य, उसने वो खबर छाप दी प्रजाजन में। जी इधर क्या हुआ कि हमारा जो पार्टनर था किरोड़लाल बजाज, उसने सोचा कि यार ये खबर छपी है, तीसरी को डाक बोलने में आया हुआ था किरोड़लाल मीणा, तो वहाँ मिलने चलते हैं। हाँ तो वो उसको वहाँ पर ये आपके ये क्या प्रकाश अग्रवाल, डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल, राम सिंह खटाना, ये सब उस पास बैठे थे उसके पास में। तो कुछ कह रहे थे क्योंकि आजकल प्रजाजन बहुत छाप रहा आपके खिलाफ, उसको मीणा को बोल रहे थे, तो वो मीणा थोड़ा बहुत पहले से ही भड़क गया हूँ। तो किरोड़लाल मीणा के जाते उससे उसका तेरे प्रेस में आग लगा दूंगा, तेरे में ये कर दूंगा, तेरे में ये कर दूंगा, यानी ये खबर कैसे छाप दी। फिर बाद में वो आया हमारे पास रात को, किरोड़लाल बजाज, वो गंगापुर के सारे पत्रकारों को इकट्ठा करके उसने हम इकट्ठा करे हम हाँ। और थाने में चले गए, करीब 15-20 पत्रकार चले गए हम। हाँ और वहाँ हमने उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी किरोड़लाल मीणा के। और उस समय जो हमने भाजपा के समाचारों का बायकॉट कर दिया, ठीक है। जबकि पहले भाजपा के खूब समाचार छापे हमने। अब पहले सबसे ज्यादा भाजपा के समाचार हम ही छापते थे। हाँ तो उस समय केदारलाल जी अग्रवाल तुम्हारे करौली वाले जिला अध्यक्ष थे भाजपा के, हैं? तो वो तो प्रजाजन के बहुत ही प्रसिद्ध वो थे। वो पहुंचे किरोड़लाल मीणा के पास कि साहब क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप माफी मांग लो ना। अच्छा, इसके पहले क्या हुआ कि अखिल भारतीय भाजपा का अखिल भारतीय सम्मेलन यहाँ हुआ था, कई दक्षिण में, शायद बेंगलोर में, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वहाँ हमने किरोड़लाल बजाज को उसके खिलाफ में एक चिट्ठी बना करके किरोड़लाल बजाज और उसके भांजों को भेज दिया। और वहाँ का जो पत्रकारों का जो समूह था ना, उससे मिलिए पहले बार। और भैरव सिंह शेखावत भी थे, तो भैरव सिंह शेखावत को पता था कि इससे बिगड़ रही है, तो वहाँ जा करके उन्होंने पर्चे बांटे पत्रकारों का, हम देंगे आपका साथ। फिर वो वहाँ जा करके पर्चे बांटे, तो भैरव सिंह शेखावत ने कहा कि भैया जवाब देना, सारे जिले के पत्रकारों को नाराज कर रखा है तुमने किरोड़लाल मीणा, जवाब देना। वो क्या जवाब दोगे तुम, है? और आप आश्चर्य करोगे, हमारे उस विरोध से उस समय इसका टिकट भी कट गया, टिकट भी कट गया इसका। और फिर बाद में उसने माफी मांग ली केदारलाल जी के कहने से, और केदारलाल जी ने खुद ने भी माफी मांग ली कि मैं भी माफी मांगता हूँ। फिर हमने कहा इसको बंद कर। फिर अलग वो किरोड़लाल बजाज कह रहा था चलने दो FIR, अरे मैं यार माफी मांगे क्यों पीछा करते हो। फिर हमने वो FIR वापस ले ली। ये घटना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही हमारी उस बोल्डनेस को दिखाने के लिए। तो बाद में तो वो कई जब मीटिंग करता था तो वो किरोड़लाल मीणा बार बार, अरे भैया प्रजाजन वालों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्रजाजन मैंने माफ़ी तो मांग लिया, फिर 3-4 दफ़े वो रिपीट करता रहता था, अरे भैया माफ़ करना, मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। हम बैठे रहते, हंसते रहते थे। इस तरह की। ये 2005 में प्रजाजन बंद कैसे हो गया? 2005 में बंद क्या हुआ कि ये किरोड़लाल बजाज ने 11 लाख का गबन कर लिया जी, जमा खर्च में कम बता करके, नाम खर्च में ज़्यादा बता करके, सारा अकाउंट का काम वही करता था। तो वो मुझे पकड़ में आ गया था, मैंने उसके खाते भाई देख लिए थे।
तो मैंने फिर वो उसको ठीक नहीं है, उसको ललकारा भी मैंने, तुम क्या करें। फिर वो बीच में पड़ने वालों ने 1,80,000 रुपये दिलवाए, जो भी प्रजाजन के खाते से दिलवाए, उसके खाते से नहीं दिलवाए। यार वकील साहब मुकदमा करोगे बरसों चलेगा, क्या निहाल हो गया आप। वो पीछे चल गया। फिर 2005 में बंद कर दिया मैंने अखबार। इधर 2012 में मैंने वकालत से रिटायरमेंट ले लिया। मेरे तीनों बच्चों ने कहा पिताजी आपने वकालत करो, अब न पत्रकारिता करो, आपके जहाँ उचित जैसे है वहाँ हो हमारे पास तीनों लोग। तो मैं कई वर्षों तक कभी छोटे बच्चे के पास चला जाता था, अमेरिका, बंगलोर चला गया, पहले बम्बई था वो बम्बई चला गया, और ये जो डॉक्टर है जो जयपुर रहता है इसके पास, फिर गंगापुर रहता था मैं। ज़्यादातर मैं इस समय डॉक्टर दंपति के पास ही रहता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी मामले। अच्छा, आपकी शादी कब हुई? शादी मेरी हुई 1961 में हिंडौन। इंदौर में किस परिवार में? ये हुई थी आपके फल्ली राम रतन लाल के नाम से फर्म थी, हाँ। फल्ली रतन के नाम से। 1961 में हुई जब आप वो बीए कर रहे थे? 1961 में, हाँ, बीए में प्रवेश में था मैं, हाँ, महाराजा कॉलेज से। और उसके बाद आपकी आजीविका का सोर्स क्या था? मैंने वो 67 से वकालत शुरू कर दी ना, तो वकालत हो गई मेरी आजीविका। जी। और एक पत्रकार हो गई। तो साप्ताहिक प्रजाजन में तो हमने नुकसान उठाया, हाँ, और दैनिक में हमको फायदा कैसे हुआ आप भी ये भी सुनकर आश्चर्य करोगे कि कांग्रेस जो है पहले बड़े बड़े पेज का विज्ञापन देती थी जी। तो वहाँ जो सेंट्रल सीआईडी थी वो गंगापुर में एक लड़का था, है? उसकी बहन ब्याही थी गंगापुर में, तो वो टोडवाल परिवार में, उससे मेरा परिचय हो गया था। सेंट्रल सीआईडी में था वो। तो उसने एक दिन मुझसे क्या कहा कि कांग्रेस ने हमसे रिपोर्ट मांगी है कि हर जिले में एक कोई ऐसा अखबार ढूंढो जिसकी रीडरशिप ज़्यादा हो तुलनात्मक दृष्टि से, चाहे वो किसी विचारधारा का हो, नहीं रीडरशिप उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यूँ कहा गर्ग साहब मैंने आपका नाम भेज दिया है, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। उस लड़के ने कहा, खंडेलवाल लड़का था वो। ठीक है। तो फिर आप आश्चर्य करोगे, पहले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 1.25 लाख रुपए का विज्ञापन मिला, 1.25 लाख का मिला पहले चुनाव में। हाँ। फिर दूसरे 5 साल में 1 लाख का मिला। अच्छा। फिर तीसरे 5 साल में हमको 70,000 का मिला। फिर बाद में क्या है, उनको बड़े बड़े विज्ञापन देने से भी वो कांग्रेस से जो से बेकार है, विज्ञापन देने से कोई ज्यादा स्थिति तो होती नहीं, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो ये 3 बार के विज्ञापनों ने दैनिक प्रजाजन की स्थिति मजबूत कर दी जी। कितने लोग काम किया करते थे आपके साथ? कौन? कितने लोग काम करते थे प्रजाजन में? मेरे पास 11 आदमी का स्टाफ था। 11 आदमी का स्टाफ था। अधिकतम सर्कुलेशन क्या रहा आप लोगों का? अधिकतम सर्कुलेशन क्या रहा? अधिकतम सर्कुलेशन मेरे 2000 तक टक्कर मार गया था। गंगापुर, करौली पूरा शामिल था। हाँ, सब मिला। ये उसका मालिक आप थे या कौन थे? पार्टनरशिप थी ना हम दोनों की। नहीं, रजिस्ट्रेशन किसके नाम था? है? अखबार का रजिस्ट्रेशन किसके नाम था? वो तो वो था ना, प्रजाजन हिंदी दैनिक था ना वो। हाँ। उसका नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भूल रहा हूँ। वो एक संस्था बनाई थी, हाँ, रजिस्टर्ड संस्था थी, पार्टनरशिप फर्म बनी थी, रजिस्टर्ड थी, पार्टनरशिप थी। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो क्या नाम था जी। उसमें वो पार्टनर था, मैं एक पार्टनर। अच्छा, उसके बाद आपको चुनाव से थोड़ा फायदा मिला? हाँ, उससे हुआ। और साप्ताहिक में काफी नुकसान हुआ? साप्ताहिक में तो पैसे लगाते, विज्ञापन इतने ज्यादा नहीं आते थे। हाँ। दैनिक में तो खूब विज्ञापन आते थे। तो क्या उस समय पत्रकारिता का जुनून था कि करना है खाली? हाँ, पहले जुनून नहीं था, वो साप्ताहिक तक तो वो भी था। वो तो ईश्वर ने कृपा करी जो कांग्रेस से विज्ञापन आ गए, वरना नहीं आते तो वो भी नुकसान में जाता, नुकसान जाता था, डेफिनेटली जाता था। आपके करौली हिंडौन के ओम प्रकाश जी आर्य, हाँ। वकील, हाँ, जो आपके आरएसएस में रहे, जो आरएसएस के चीफ रहे राजस्थान के, वो तो ये कहते थे कि हिंडौन से छोटी सी जगह से दैनिक अखबार निकालना वकील साहब बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कहते थे वो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी जगह से निकालना अखबार। अच्छा, ये मायने रखता है। उसके बाद आप वेदों की तरफ कब आए? वेदों की तरफ मेरा झुकाव हो गया 2011 में। अच्छा। मैंने चारों वेदों को 4 बार पढ़ा मनोयोग से। हाँ। और फिर मैंने सोचा इस पर पुस्तक लिखनी चाहिए। वहाँ वेदों में व्याख्यान दिया ना मैंने। वेदों में कितनी पुस्तक लिखी है आपने? वेदों पे मेरी एक पुस्तक है, एक ये छोटी पुस्तक में 13-14 मंत्रों पे मैंने किया है। बड़ी पुस्तक तो कंप्लीट वेदों पे है। हाँ। और ये जो एक छोटी पुस्तक है इसमें 13-14 है। जैसे सूर्य की स्तुति है, ओम नमो की स्तुति है, इसमें 13-14 है इसमें। उसके बाद अमेरिका चले गए एक बार? 2013 में गया मैं अमेरिका, बेटा के पास? हाँ, छोटे बेटे के पास जो बंगलौर में। ये 5-6 कंपनी बदल चुका है।
उस समय ये एप्पल में था, हाँ ये एप्पल फोन बनाती है उसमें। हाँ वहाँ ही मेरे पुत्र वधू के बेटा हुआ है। हाँ। तो वहाँ अमेरिका में वेदों पे आपने कुछ वेदों में मैं भारत के 22 राज्यों के बीच वहाँ जो क्या था, कोई लड़के के पास जाते हैं, कोई लड़की के पास जाते हैं। तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं तो अपना समय कैसे पार करें? घर में रहे तो बेटा बहू के सामने ठीक नहीं है। हाँ तो सुबह के टाइम तो हम एक लाइजन ऑफिस में बैठते थे और एक शाम को हम एक गार्डन बैठते थे। तो सुबह शाम की सीटिंग होती थी, तो उसमें भारत के 22 राज्यों के बीच में सीटिंग की है मैंने। भारत के 22 राज्यों के बीच सीटिंग की। तो वहाँ मैं बीच बीच में मैं वेदों को कोट करता था। तो एक ने कहा, यार गर्ग साहब इससे अच्छा लगता है, आपको वेदों में विद्वान हो आप वेदों में हमको नियमित व्याख्यान दो। मैं तो तैयार बैठा था। मैंने 7 दिन तक उनको नियमित व्याख्यान दिया। वेद आपने चारों पढ़ लिए? चारों पढ़ के 4 बार। 4 बार पढ़ लिए। अच्छा, वेदों का निचोड़ क्या, थोड़ा ये बताएं। देखिए, वेदों का निचोड़ है ज्ञान कर्म उपासना। अच्छा, मनुष्य के जीवन में इन तीनों का समन्वय होना चाहिए जी। अब इसकी व्याख्या करोगे तो पुस्तक भर लो आप। ज्ञान कर्म और उपासना का समन्वय होना चाहिए आपके जीवन में। ज्ञान कर्म उपासना, हाँ, जीवन में आपका समन्वय होना चाहिए। जितना ज्यादा उच्चतम समन्वय होगा, आपका समन्वय होगा, तो आप मोक्ष धाम पे जाएंगे। आप अब ज्ञान की पर क्या है, आपकी ज्ञान की प्यास होनी चाहिए जी। ज्ञान की भूख होनी चाहिए आपकी। अब ये ज्ञान की भूख देखिए, मेरे उदाहरण देखिए, मैंने कुरान पढ़ी, मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने भगवत गीता पढ़ी, मैंने मनुस्मृति पढ़ी, मैंने 11 उपनिषद पढ़ डाले। हिंदी से एमए किया तो रामचरितमानस तो मेरे कोर्स नहीं था। तो ये जो है आपका, मैंने वहाँ पूछा था भारत के 22 के मरने के बाद क्या जाता है। भारत के 22 राज्यों में लोग पूछा था मैंने, तो सब उन्होंने कहा कि अच्छे बुरे कर्म जाते हैं। मैंने भैया आपका अर्जित ज्ञान भी जाता है, जो आपने ज्ञान अर्जित किया ना वो भी जाता है। ये जो 9 वर्ष का बच्चा बोलता है, अच्छा, एक सवाल है, वेदों की तरफ जो 9 वर्ष का बच्चा बोलता है ना, मैंने उदाहरण दिया आपको, वो पूर्व जन्म से आया है उसके पास ये ज्ञान। ये गूगल वो है ना, ये सब पूर्व जन्म से आए हैं। ये आज हमारा अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति है ना, तो छोटा मोटा आदमी थोड़ी बना हुआ। सही बात, उसका अर्जित ज्ञान उसके साथ गया है। वो वेदों की तरफ कैसे लौटे? वेदों की तरफ कैसे लौटे? हाँ। वेदों को पढ़िए आप। तो ये रुझान कम हो रहा है कि स्टूडेंट ज्यादा हो रहा है आजकल? नहीं, रुझान बढ़ रहा है। रुझान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। वेद पढ़ रहे हैं। हाँ, वेद विज्ञान भी है। वेद तो अपने आप में विज्ञान है, उसकी हर चीज से तर्क सम्मत है। हर चीज मैंने अपनी शोध ग्रंथ में लिखा है कि वेद का हर मंत्र तर्क सम्मत है। तर्क सम्मत है, हर चीज के पीछे तर्क है। अगर आपने ये बताया, थोड़ी कितनी किताब लिखी है आपने अब तक? अब देखिए, मेरे सबसे पहले तो किताब छपी मेरी प्रेस एक्ट पे जी। दूसरा आया मेरा धरती की बेटी नाटक, हाँ। वंचित हुआ ये। तीसरा मेरा आया काव्य संग्रह जी। फिर मेरा आया एक कहानी संग्रह। हाँ। फिर एक आपकी 20 पृष्ठ की आई है एक पुस्तक, वैदिक जीवन एक झांकी। हाँ। और एक फिर ये आया है उजाले की किरण। जी। अब तक 6 पुस्तक आ चुकी है। और अब 7वीं पुस्तक में अपनी आत्मकथा लिख रहा हूँ, जो 2-2.5 महीने में छप के तैयार हो जाएगी। सबसे ज्यादा चर्चित कौन सी पुस्तक रही आपकी? सबसे ज्यादा प्रेस एक्ट की पुस्तक। क्या था उसमें ऐसा होता है? प्रेस एक्ट में जैसे आप शुरू में कोई अखबार निकालना चाहते हैं तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा। हाँ। आपका यदि डिक्लेरेशन कैंसिल कर दिया है तो आप कहाँ पर पुकारोगे। आपके खिलाफ यदि मानहानि का किसी ने कुछ कर दिया है तो आप कहाँ पुकारोगे। ये सारी चीजें उसमें है। प्रेस एक्ट में? हाँ, प्रेस एक्ट में सब चीजें हैं उसमें। प्रेस एक्ट में ये पुस्तक आपकी काफी बहुत चर्चित 600 किताब लिखी है। अच्छा, मैं और जानना चाहता हूँ आपके जीवन के कोई ऐसे संस्मरण जिसको आप सुनाना चाहते हो दर्शकों के लिए? बच्चों बताइए। नहीं, बच्चों की क्या। अब देखिए, मैं 3 घंटे तक लगातार बोलने का रिकॉर्ड है मेरा। ठीक है। क्या हुआ कि मुझको भाजपा वालों ने, मैं इमरजेंसी का टाइम था, तो मुझे वो इमरजेंसी के जो है ना वो दृश्य देखे नहीं गए। मैं किसी पार्टी में नहीं था। मैं कहा मुझको लिखना आता है, बोलना आता है, तो मैं क्यों नहीं पार्टी ज्वाइन कर दूँ। तो मैं बीजेपी में चला गया और बीजेपी वालों ने मुझे गंगापुर विधानसभा मंडल का अध्यक्ष बना दिया, मेरे जाते ही बना दिया। कौन सी वर्ष की बात है?
ये इमरजेंसी में बना दिया था 75 में बीजेपी बन गई थी, 80 में बना दिया था। अब वहाँ इमरजेंसी खत्म ही हुई थी। खत्म हुई थी। तो अब वहाँ क्या हुआ कि ये महारानी गायत्री देवी का 5 दलों से मिलकर के बीजेपी बनी है। लोक दल, आपके जनसंघ, और ये 5 दलों से मिलकर बनी है। बाद में फिर ये सब बिखर गए। फिर इन्होंने जनसंघ की जगह बीजेपी का नाम रख लिया। तो महारानी गायत्री देवी का प्रोग्राम था गंगापुर में, तो उनका जगह जगह स्वागत हो रहा था। तो वो उनको बहुत देर हो रही थी। तो आपके केदारलाल जी अग्रवाल, अब जिला सवाई माधोपुर के इस तरह के सारे नेता बोल चुके। अब कहा यार इस मंच को कौन संभाले। एक ने कहा गर्ग साहब खड़ा कर दो गोवर्धन जी को, मुझे खड़ा कर दिया। आप देखिए 3 घंटे तक लगातार मैंने भाषण दिया। 3 घंटे तक। और वो मैं फेसबुक में व्हाट्सएप पे डाला क्योंकि अरे आपकी मीटिंग में तो हम भी थे, हमने सुना है आपको 3 घंटे तक लगातार। एक तो किस्सा मेरा ये है। दूसरा ये जो जयपुर की हाईकोर्ट बनी है ना, इसमें हमारा बहुत योगदान है, मेरा भी योगदान है। हमने एक संघर्ष समिति बनाई थी और हम दिल्ली तक गए थे इंदिरा गांधी के पास, जयपुर में हाईकोर्ट बनाया जाए इसके लिए। उसमें आपका एक योगदान है। मेरा बहुत। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ गंगापुर सिटी के लिए क्या योगदान है आपका? सुनो सही, पहले ये देखो। तो यहाँ जयपुर में अजमेरी गेट में आपके जहाँ इस समय महिला चिकित्सालय है, वहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे। तो जयपुर के 5000 वकीलों के बीच में मीटिंग चल रही थी। चिरंजीलाल अग्रवाल जोधपुर वाले उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, स्वामी दिनेश चंद्र एंकरिंग कर रहे थे, और मैं प्रेमचंद जी वकील के साथ वहाँ जयपुर आया हुआ था। तो मुझे खड़ा किया। तो आप आश्चर्य करोगे, मेरे भाषण पर गंगापुर बार जिंदाबाद, गोवर्धन लाल जिंदाबाद के नारे लगे और लोगों ने मुझे ऊपर उठा लिया, मतलब वकीलों के बीच में। वकीलों में ये आपका एक ये भी संस्मरण है। ये मतलब आप देखिएगा गंगापुर सिटी के लिए तो हमने आप देखिए जैसे गंगापुर सिटी आपने बहुत छोटा देखा होगा। छोटा देखा, 40,000 की आबादी, 40,000 की आबादी थी 1950 में। फिर और गंगापुर का जो ये गवर्नमेंट कॉलेज है ना, इसकी में भी हमने इसको बनाने में पहले हमने एक इंदिरा कॉलेज खोला था। इंदिरा कॉलेज में किसने खोला था? हमने, हमारा गुट था एक। कौन नाम बताएंगे? रघुनंदन जी वकील है, राम साहब जी बोहरा है, ये ऐसे हमारा एक गुट था। श्यामलाल जी वकील का, इनका ही गुट था। हमने इंदिरा कॉलेज खोला। तो उसमें क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ने हमको मान्यता दे दी, लेकिन राजस्थान सरकार मान्यता नहीं दे रही थी, क्योंकि एक विशेष प्रकार का गुट विरोध कर रहा था राजनीति में। पल्लीवाल गुट विरोध कर रहा था। वो कहता है यदि इंदिरा कॉलेज, और ये पल्लीवाल विरोधियों का था ये प्रयास, तो वो कहता है यदि इंदिरा कॉलेज खुला तो मेरी तो सारी राजनीतिक वही खत्म हो जाएगी, मेरे को कौन जानेगा, MLA थे वो। तो उसके लिए फिर हमने संघर्ष किया, और एक यहाँ जुगल किशोर जी शर्मा एक SDM आए, वो हमारे साथ लग गए और हमने प्रयास किया कि ये गवर्नमेंट जो कॉलेज खुला उसको हमने इस तरह से उसको चलाया, गवर्नमेंट कॉलेज को स्थापित किया। फिर सारी धनराशि जो इंदिरा कॉलेज हमने गवर्नमेंट कॉलेज को दे दी, लाइब्रेरी की सब दे दी। तो इस तरह गंगापुर के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज खुला है, तो ये इसमें हमारा योगदान रहा है। और तो उसमें हमें वहाँ पर जो है बालाजी चौक का जो निर्माण हुआ है, इसमें हम सहयोग करते ही थे समय समय पर। अग्रवाल जो कॉलेज उससे जुड़े रहे हैं? हाँ, अग्रवाल समाज में मैं 2 बार मंत्री रहूँ। गंगापुर अग्रवाल समाज में मैं 2 बार मंत्री रहूँ। अच्छा, अब मैं पत्रकारिता के हिसाब से पूछूंगा, आपने लंबे समय से गंगापुर पत्रकारिता की है, गंगापुर सिटी की जो राजनीति रही है वो कैसी रही है? कौन से, मतलब जैसे बैद जी और पल्लीवाल जी जमाना रहा, अब रामकेश जी और मान सिंह का जमाना है, यही है ना जमाना? आपने सब दौर देखे हैं लगभग। वहाँ क्या है कि वहाँ पर 4 गुट थे, 4 गुट जी, मैंने 4 गुट देखे। एक तो पल्लीवाल गुट देखा, जिनके रिद्धिचंद जी आपके 3 बार MLA रहे, और एक बैद जी देखे, बैद जी 2 बार MLA रहे, और एक गुट था हमारा इसका कुंभाराम आर्य का गुट था एक। 3 गुट थे ना। और एक था आपके ये जो गृह मंत्री थे ना राजस्थान के, उनका गुट था एक, जिसमें रघुनंदन जी थे उनके साथ में, नाम ध्यान नहीं आ रहा। 4 गुट थे वहाँ।
तो चारों गुटों की आपस में लड़ाई होती थी, सब कुछ होती थी। इस तरह वो चारों गुट देखे हैं मैंने। विकास के मामले में कौन सा दल आगे रहा है गंगापुर सिटी में? गंगापुर के विकास में तो आपके ये तो अब आलोचना करने से तो कोई आलोचना नहीं, अपन सिर्फ पॉजिटिव बात कर रहे हैं। हाँ। नहीं, ये मतलब बीजेपी वाले भी खूब अच्छी वो करते थे, उनका ध्यान रखते थे। और कांग्रेस के विधायक ये बैद जी ने भी खूब अच्छा ध्यान किया। और पल्लीवाल जी ने? पल्लीवाल गुट थोड़ा अपने उस पर ज्यादा रहता था, जैसे उतना तुलनात्मक दृष्टि से तो पीछे रहा है। तुलनात्मक दृष्टि से पल्लीवाल गुट पीछे रहा है। अच्छा, वर्तमान में आपने रामकेश जी और मान सिंह के बारे में एनालिसिस किया है क्या? नहीं, अब तो मैं गंगापुर बहुत कम रहता हूँ ना। हाँ। लेकिन ऐसा है कि मान सिंह गुर्जर हर एक चीज में, दूर दर्द में सब में जाता है। हाँ। तो ये वो संख्या तो बढ़ती है उसकी। हाँ। लेकिन रामकेश मीणा ने भी जो मीनावाद का आरोप लगाते हैं ना, वो उस पर आरोप ऐसा लगा नहीं। तो आपकी बड़ियों में उसकी लोभी है, ब्राह्मणों में उसकी लोभी है। हाँ। आपके नगर परिषद चुनाव में बड़ियों को टिकट दिलाकर जिताया है। हाँ। तो जो अपन सोचते हैं ना मीना को ध्यान करते हैं, ऐसा भी नहीं है, ये अपवाद है, ये बात है। लेकिन अब सवाल है अगले चुनाव में कि वो क्षेत्र ऐसा है कि हमारा गंगापुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि मीना जीत जाता है, घरे रह जाती है दूसरी जातियों। हाँ। तो वो बड़ा मुश्किल है कि भाई मान सिंह ही जीतेगा, ये जीतेगा। पहले भी एक भरतलाल मीना जीत गया था गंगापुर, सब डरे रहेंगे। दुर्गा प्रसाद जी के बारे में क्या कहेंगे आप? दुर्गा प्रसाद जी जो है 2 बार एमएलए रहे और टॉप ऑनेस्ट में दुर्गा लाल जी रहे। हाँ। देखिए, ये सरपंच रहे, प्रधान रहे और ये 2 बार एमएलए रहे। हाँ। कहीं भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हाँ। टॉप ऑनेस्ट रहे जी, टॉप ऑनेस्ट हाँ, नहीं। टॉप ऑनेस्ट दुर्गा प्रसाद जी। हाँ, कभी भी लांछन नहीं रखा, क्योंकि वो मैं इनके एक तरह से नजदीक से। गंगापुर सिटी के और ऐसे कुछ लोगों को याद करना चाहेंगे आप जो उनका गंगापुर सिटी विकास में बहुत योगदान रहा हो, जिनको आप जानते हैं कि यार ये ठीक रहे? क्योंकि आप एक पत्रकार रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, कैसा कुछ भी नहीं, कोई ऐसा कोई भाई चौड़े में इसका योगदान रहा हो। गंगापुर सिटी का डेवलपमेंट कब तेज गति से आगे बढ़ा है? हैं? गंगापुर सिटी का जो विकास हुआ है ना, इसमें बूम कब आया है कि जब से विकास आगे बढ़ा है? क्योंकि 40,000 की आबादी थी आपने जब शुरुआत की थी। नहीं, तो बढ़ गई, अब क्या का विकास है। आप जाओ ना आप खारी बाजा में जाओ, बिल्कुल सकड़े रास्ते हैं, हाँ। निकलने कोई जगह नहीं है। क्या का विकास है? सब जगह गंदगी भरी हुई है, कुछ भी नहीं हो पाता। कोई कॉलोनी जरूर होनी है आसपास की, वो सब कॉलोनियों में गंदगी है। हाँ। ऐसा कुछ अच्छा, नहीं है गंगापुर कि आप ऐसा कुछ भी नहीं, किसी को हम श्रेय दे दें। श्रेय दे दें? नहीं, मैं श्रेय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वर्ष की याद कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट कब से शुरुआत हुई गंगापुर सिटी में। डेवलपमेंट शब्द ही क्यों जोड़ते हो? काय का डेवलपमेंट है अपने आप में। ऐसा है कि देखिए, ये सब जगह हुआ है कि आसपास के गांव वाले वो आ गए, सब डिवीजन पर आ जाते हैं। हाँ। ये चीज तुम्हारे करौली में भी हाँ। है। हाँ। आसपास गांव वाले गंगा करौली बस गए। हाँ। और ये चीज हिंडौन में भी है। जी। आसपास के लोग हिंडौन में आके बस गए। हाँ। आसपास के जो लोग हैं ना, हाँ। अब जैसे हमारे छोटी उदय वाले सब गंगापुर आ गए, हाँ। हाँ। बड़े उदय वाले सब गंगापुर आ गए। ये कारण ये रहा है। संख्या बढ़ गई इस तरह से। अब क्या होता है, जैसे गंगापुर बढ़ गया ना, अब इनकी देखते हैं, इनके लोग देखते हैं, अपने पास पैसे की बात है, बार बार चिकित्सा कराओ, बच्चों को पढ़ाओ। तो उन्होंने अब क्या किया, जयपुर मकान ले लिया। हाँ। पहले रिश्तेदारी के नाम पे जयपुर में हमारा कुछ नहीं कुछ था। नहीं। आज जयपुर में कम से कम 5,000 रिश्तेदार हैं हमारे। 5,000। अब यहाँ आकर बस गए, जिनके पास साधन होगा अब जयपुर चले गए। जयपुर अच्छा, ये बता, गंगापुर सिटी की क्या क्या चीज फेमस है? खीर मोहन है वहाँ का प्रसिद्ध। खीर मोहन है, कचौड़ी। कचौड़ी कचौड़ी फेमस हो में नहीं आती है। कचौड़ी तो अब हिंडौन करौली में ऐसे ही है, हाँ। तो कुछ नहीं है। एक तो खीर मोहन फेमस है, खीर मोहन ही है प्रसिद्ध, वहाँ बंगाली मिठाई है। बंगाली मिठाई। वहाँ के आबू हलवाई का खीर मोहन शुरू में वो था, प्रसिद्ध था। अब तो गंगापुर कम से कम 200 दुकानें खीर मोहन की, खीर मोहन की सब जगह बनने लगा। और इसकी शुरुआत कैसे हुई खीर मोहन की? रिश्तेदारियों में जाती है खीर मोहन। ये बंगाली मिठाई है कि अब आबू हलवाई नाम के दुकानदार ने कोई जो है बंगाल में रह कर आया है, वहाँ से सीख गया है और फिर यहाँ खोल लिए। दमालू भी फेमस है गंगापुर सिटी में। दमालू भी फेमस है। नहीं, फेमस के नाम पे तो खीर मोहन ही है। खीर मोहन ही है। ये और चीज तो सब रूटीन की चीजें जो सब जगह मिलती अच्छा, है। आपके टाइम पे और पत्रकार कौन कौन थे गंगापुर सिटी में, कोई आप बताना चाहेंगे हमें? मेरे तो सब शिष्य परंपरा में था ना। देखिए, हमारा एक 3 आदमियों का ब्यूरो था हाँ। साप्ताहिक में। हाँ, कौन कौन? जिसका आपका ब्यूरो प्रमुख ये था,
उपाध्याय, क्या नाम था? प्रभाशंकर उपाध्याय, ठीक है। वो तो वो था। उसके साथ एक राधेश्याम घर परिता वाला था, हाँ। और एक कुमार सिंह। ये 3 आदमियों का ब्यूरो बना रखा था मैंने साप्ताहिक प्रजाजन में। फिर जब दैनिक हो गया तो उसमें आपका एक मुनमुन बहुत खबर देता था, राकेश मुनमुन। राकेश मुनमुन बहुत खबर देता था। राकेश मुनमुन वो आपके पत्रिका में है इस समय, हाँ। गुलाब कोठारी के पास में इसका कमरा है, राकेश मुनमुन। तो इसकी माँ तो ये समझो बहुत कुछ कहती थी पीछे से, टीचर थी वो। तो वो आपके बी के जैन ने मुझे बताया कि राकेश मुनमुन की माँ है ना, तुम्हारे बहुत मर्यादित शब्द प्रयोग करती है, वो देखो मेरे बच्चों को फंसा दिया, मेरा तो अकेला ही लड़का है। तो एक दिन मैंने उसको कहा, बहन जी आप पीछे से मेरे बारे में ऐसे कहती हो, ऐसे कहती हो आप मेरे बारे में ऐसा कहती हो, आपका ये लड़का बहुत उन्नति करेगा, बहुत उन्नति करेगा, है ना? और देखना आपको MLA MP की सिफारिश इसकी चलेगी। अब तुम मेरे लिए ऐसा कहते हो। अच्छा, आप 2 शब्द और लूंगा, गंगापुर सिटी की विशेषता क्या है जो प्रमुखता से याद रखी जाती है? उसको क्या विशेषता, क्या बताऊं ना, खीर मोहन खीर मोहन है। धन्यवाद। ये थे गोवर्धन ललकर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।